हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम लोगों ने इस बैच को स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैक्रो और आपके बिजनेस स्टडीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटीज़। अब इस बैच के अंदर मैं देख रहा हूँ बच्चे दिन ब दिन और जुड़ रहे हैं और इस चीज़ को हम पसंद कर रहे हैं। सो इस बैच को हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करके आपके लिए रिवीजन सीरीज़ भी लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को हम देख लेते हैं कि आज का चैप्टर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज चैप्टर नंबर जो 5 है आपका एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग, उसको अंदर हम पढ़ेंगे क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। मीन्स जो जो फर्म सप्लाई करती हैं वो इक्वल होना चाहिए जो जो लोग डिमांड कर रहे हैं। और जब वो, जैसे कि फर्म ने 100 चीज़ें बनाई है तो डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स की हुई है, तो मतलब बराबर होना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट क्लियर हो गई है, मार्केट में कुछ अनसोल्ड नहीं रहा है। उस जगह को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, इसके बारे में हमने पढ़ना है इन डिटेल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सारे चैप्टर आपकी प्लेलिस्ट के अंदर बने हैं इकोनॉमिक्स के, वहाँ से पढ़ते पढ़ते आओ ताकि आप लोगों को इक्विलिब्रियम समझ आए कब कहाँ कैसे बनाना है। मैंने आपको ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ मैंने थोड़े से आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भैया उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से हैं वो भी करवा दिए। सो एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट। आज हमने पढ़ना है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। आप देखो, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है मार्केट के लिए जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे अगर 100 यूनिट फर्म बनाती है, मतलब उसको बोलते हैं सप्लाई करती है, उतने यूनिट अगर मार्केट में डिमांड है और मार्केट में कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहता है, तब हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुई है, जितना हम लोगों को सप्लाई हुआ उतने लोगों ने डिमांड की। उस पोजीशन को पहुंचने के लिए बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपको अगर पता हो, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ ली हुई है कि ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व। जहां पर ये दोनों मीट करते हैं, ये पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट पे प्राइस भी अच्छा है, इसी पॉइंट पे क्वांटिटी भी बराबर रहेगी कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है जहां पर जो आपका मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो रीच कर सकता है। ऑलराइट, और ये जो पॉइंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्राइस है, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑलराइट, कि इस जगह पे हुआ क्या है, इतना जो मार्केट ने सप्लाई करना था इस प्राइस पे उन्होंने किया और इसी प्राइस पे लोगों ने डिमांड भी की, तो दिस इज कॉल्ड हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है मैंने कि इक्विलिब्रियम क्या है। इस ग्राफ को आई होप आपने बना लिया हो। इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमने पढ़ी थी, उसके अंदर बायर और सेलर होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे बायर क्या चाहता है, उसको मिले अपनी मर्जी का सामान, और फर्म चाहती है उसका प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्लान्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स और जो फर्म्स हैं उनका मार्केट का मैच हो जाए और मार्केट क्लियर हो जाए, कि ऐसी जगह जहां पर जो डिमांड है वो भी सही हो रही है बायर की तरफ से और जो सप्लाई है वो भी बिल्कुल सही है हमारे सप्लायर या हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से, उस जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाता है और मार्केट में कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहना चाहिए। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो ना जिस चीज़ को कि अगले साल खोल देंगे, ये नहीं रहना चाहिए। जितना आपने बनाया उतना खत्म कर दो, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? द एग्रीगेट क्वांटिटी, मतलब कि एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, कि सबकी क्वांटिटी जितनी भी उन्होंने बनाई है, जितनी फर्म विश करती है सेल करने के लिए, वो इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट विश टू बाय। मतलब मार्केट जो है वो मार्केट सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर होनी चाहिए। जैसे वो सिचुएशन रीच हो जाएगी उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डिमांड और सप्लाई बराबर हो जानी चाहिए। ऑलराइट, द प्राइस एट इक्विलिब्रियम एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच, मतलब कि ये जो प्राइस है आपका, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो हिस्सा है इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, ये है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब P स्टार Q स्टार इज एन इक्विलिब्रियम इफ क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी सप्लाइड उस प्राइस के ऊपर बराबर होंगी। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये प्राइस है,
ये QS क्वांटिटी सप्लाई है और ये भी प्राइस है, ये बराबर होना चाहिए भैया, फिर जाके हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। ऑलराइट, और इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका ये है, अब एक बार वापस देख लो, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पर दोनों ने कट किया है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। इस पॉइंट पे ये प्राइस है, इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी है। मतलब कि जितना इस प्राइस पे फर्म सप्लाई करेगी उसी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो लोग हैं डिमांड करेंगे ही करेंगे, कंज्यूमर्स। ऑलराइट, सो दो सिचुएशंस आ सकती है, यहाँ हो सकता है कभी कभी डिमांड एक्सेस में आ जाए या कभी कभी सप्लाई एक्सेस हो जाए। अब जैसे वर्ड आपको बता रहा है कि एक्सेस डिमांड कब होगी, मतलब कि डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से। अब देखो इसी को हम यहाँ समझते हैं, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप बनाओ वापस। दो सिचुएशंस बताएं, एक तो ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए था। ऑलराइट, अब हुआ क्या है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये आपका डिमांड कब है, ये सप्लाई कब। अब हुआ क्या है, हमको बोला गया एक्सेस डिमांड कब होगी। एक्सेस डिमांड कब हो सकती है, जब भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए। मतलब कि ये आपका डिमांड है, यहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा है, यहाँ से लेके मतलब कि ये हिस्सा जो है आपकी यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहेगी। कैसे ज़्यादा पता चल रही है आपको, ये देखो यहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो रही है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, मतलब ये हिस्सा। ऑलराइट, मतलब कि डिमांड ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, उस जगह क्या पोजीशन आएगी, वो तभी पॉसिबल है अगर आपका जो प्राइस है, अगर ये पहले प्राइस था P, तो मतलब अगर मैं P1 पे चला जाऊं, मतलब कि प्राइस मेरा कम हो जाए, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है कि मेरे इधर एक्सेस डिमांड रहेगी, मतलब कि मेरी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी। ये देखो डिमांड ज़्यादा है, ये देखो डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इसके बदले जो सप्लाई है, इसके बदले जो सप्लाई है मेरी, ये जो सप्लाई थी यहाँ पर कम है, यहाँ पे कम है, ये देखो सप्लाई कम है, मेरी सप्लाई यहीं पर है मेरी, लेकिन जो मेरी डिमांड है वो यहाँ है। और अब इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है आपका एक्सेस डिमांड में, कि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, और ये कब पॉसिबल है, जब प्राइस आपका कम होना शुरू हो जाए। प्राइस आपका कम होना शुरू हो जाए, पहले इसको दिमाग में डाल लो। अभी हमने इक्विलिब्रियम पहुंचना नहीं सीखा है, हमने यही सीखा है कि जब आपका प्राइस कम हो जाए, अब आपका प्राइस कम हो जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाएंगे ना। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा चलते हैं दोनों। उल्टा चलने का मतलब है अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो प्राइस है वो कम हो गया, P1 हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो गया, यहाँ पर भी कम। जितना प्राइस मेरा कम होता गया उतनी ही डिमांड मेरी बढ़ रही है। यहाँ पर डिमांड मेरी इतनी थी, यहाँ डिमांड इतनी हो गई मेरी, यहाँ पर डिमांड इतनी हो गई मेरी। इट मीन्स प्राइस कम हुआ, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड है और यहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो रही है, क्योंकि डिमांड मेरी, मैं बोल रहा हूँ ये आ रही है, लेकिन जो मेरी सप्लाई है वो मेरी ये है। तो इस जो पोजीशन, इस एरिया को अगर मैं बोलूँ, ये जो पूरा एरिया, इन दोनों के बीच में गैप है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ एक्सेस डिमांड। ऑलराइट, इसका उल्टा करेंगे अगर हम लोग, अगर मैं बोलता हूं मार्केट में एक्सेस सप्लाई आ जाए, इसको आपने बना लिया होगा, सप्लाई एक्सेस कब होगी। देखो ये मेरा डिमांड कब आ गया, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आ गया इक्विलिब्रियम का प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी। अब हुआ क्या है, पहले मैंने बोला ये सप्लाई कब होता है, ये डिमांड का। अब हुआ क्या है, मेरी सर सप्लाई ज़्यादा हो गई है। सप्लाई ज़्यादा कब होगी आपकी, सप्लाई ज़्यादा तब होती है जब प्राइस ज़्यादा हो। मेरा डायरेक्ट रिलेशन था, हमने पहले पढ़ लिया था कि हाँ जब प्राइस ज़्यादा होता है, जो फर्म्स है वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहती है, वो ज़्यादा बेचना चाहती है सामान को, ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। हमने पढ़ा था ये पिछले सप्लाई जब पढ़ा था उसमें हमने क्लियरली इस चीज़ को बता दिया था कि उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो उस जगह हुआ क्या, प्राइस जब मेरा ज़्यादा हो जाए, ऑब्वियस ही बात है मेरी सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर मेरा प्राइस P1 पहले ये था, अब मेरा ऊपर हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस ही बात है आप देख पा रहे हो जो मेरा डिमांड है इस जगह पे, जो मेरी डिमांड है वो डिमांड ये है मेरी, पर जो मेरी सप्लाई है वो यहाँ पर आ रही है। इट मीन्स कि जो लोग
डिमांड कर रहे हैं, वो जो डिमांड है लोगों की वो कम हो गई, लेकिन मैं ज़्यादा सामान पुश आउट कर रहा हूँ, उस जगह मेरी सप्लाई ज़्यादा हो गई। इट मीन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। उस जगह पे हम देखते हैं कि सप्लाई हमारी एक्सेस में आती है, मतलब ये हिस्सा एक्सेस सप्लाई है। ऑल राइट, यहाँ तक आप समझ पाए हो? आई होप यहाँ तक अगर समझ पा रहे हो तो लाइक कर दो वीडियो को। अगर समझ आ रहा है लाइक करो, मज़ा आएगा, साथ साथ कवर करेंगे सारा सिलेबस। लिखा क्या है? एक्सेस डिमांड इज द अमाउंट वांटेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। कि मतलब कि ये देखो, यहीं पर ये ग्राफ बना हुआ आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था कि यहाँ पर आपका प्राइस और क्वांटिटी ठीक थी। लेकिन अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, मेरी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इसी जगह सप्लाई कम है। तो इट मीन्स ये जो हिस्सा है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से, इसका मतलब ये एक्सेस डिमांड है। और एक्सेस डिमांड कब हुआ? जब प्राइस मेरा नीचे गिरा, प्राइस मेरा फॉल हुआ, तभी प्राइस अगर फॉल होगा तभी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। हमने ये रिलेशन पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन इसी जगह अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर ये जो हिस्सा है, अगर मैं बोलता हूँ आपको सप्लाई आपकी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, अब देखो सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, सप्लाई ये रही डिमांड ये रही, मतलब कि प्राइस मेरा ज़्यादा हो जाए तो मेरी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से। इस जगह हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई आ गई है आपकी। और एक्सेस सप्लाई कब आएगी? जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। ऑलराइट, इट अराइज एट लोअर प्राइस। देखो डिमांड कहाँ अराइज हुई? जब प्राइस नीचे गिरा है। ऑलराइट, देन इक्विलिब्रियम, इफ प्राइसेस फॉल बायर्स वांट मोर। ऑब्वियसली बात है, प्राइस गिरेगा, हम लायर एज अ बायर हम लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन होगा हमारा आपस में कि हाँ भाई मैं ज़्यादा ले पाऊँ या वो ज़्यादा ले पाए। यहाँ पर वाई डी इज इक्वल टू डिमांड, वाई डी का मतलब डिमांड है और एस का मतलब सप्लाई है, मतलब कि डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई से। लेकिन उसी जगह पे इक्विलिब्रियम एक्सेस सप्लाई कब होता है? जब मार्केट सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, जब हायर प्राइस हो। देखो प्राइस ज़्यादा हुआ तभी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, उस जगह लोग ज़्यादा अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। हायर प्राइस सेलर्स को इंक्रीज करता है हमारी सप्लाई करने के लिए, ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ पर देखो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कब है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो ये था हमारा, इक्विलिब्रियम तो ये था ना हमारा, बेसिक इक्विलिब्रियम तो ये था। अब इक्विलिब्रियम कब है? लेकिन देखो जब हमारी एक्सेस डिमांड भी नहीं है, जीरो एक्सेस डिमांड है, और जब जीरो एक्सेस सप्लाई है, वो भी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है कि हाँ भैया यहाँ पर एक्सेस डिमांड भी नहीं है, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई भी नहीं है। तो इट मीन्स हमको तीन डेफिनेशन पता चली इक्विलिब्रियम की। एक तो पता चल गई जब एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नहीं होती है। दूसरा हमको पता चला कि जब प्लान ऑफ कंज्यूमर और फर्म के मैच कर जाते हैं और मार्केट क्लियर हो जाती है। और तीसरा पता चला कि एग्रीगेट क्वांटिटी हमारी जो फर्म बेचना चाहती है और जो क्वांटिटी जो लोग डिमांड करते हैं वो बराबर। तीन डेफिनेशन आपको इक्विलिब्रियम की पता चली है। ऑलराइट, अगर इक्विलिब्रियम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब अगर इक्विलिब्रियम ना है, जब ये सिचुएशन हो, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाए, उस जगह हम लोगों को ना एक कंसेप्ट बोलते हैं, हम लोग एडम स्मिथ ने हमारे दिया था, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलता है, उसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। मतलब कि ये हाथ दिखता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? आपकी डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देता है। अच्छा सर कैसे कर सकता है? ये देखो, ये एक इनविजिबल हैंड है और इस पोजीशन पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसको हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ऑलराइट, एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर बना हुआ है ये एक, कि अब देखो अब ये वर्क कैसे करता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डिमांड एक्सेस में चल रही है, एक्सेस डिमांड कब होता है? जब आपके प्राइसेस गिर जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, पहले यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। P1 Q1 आइडियल सिचुएशन थी, यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम मिल रहा था। अब हुआ क्या है, कलर चेंज करता हूँ मैं, प्राइसेस हमारे गिर गए हैं, प्राइसेस यहाँ दिख रहे हैं हमको, फॉल हुए हैं। इसकी वजह से हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई, एक्सेस डिमांड दिख रही है हमको। देखो डिमांड हमारी ये है, सप्लाई हमारी ये है, गैप आ गया दोनों के बीच में, ये जो है एक्सेस डिमांड है। अब इस जगह क्या करेगा ये हाथ? ये हाथ कोशिश ये करेगा कि ये प्राइसेस को बढ़ा दे,
प्राइसेस को वापस राइज करना शुरू करेगा, प्राइस राइज करना शुरू करेगा, ताकि ये वापस इस आइडियल सिचुएशन पे पहुंच जाए और वापस हम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब देखो प्राइस राइज कब करता है, जब आपकी डिमांड हद से ज़्यादा हो जाती है ना प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल देखो, आप दुनिया में हर कोई इंसान अगर मैगी खाना शुरू हो जाएगा ना, और मैगी दुनिया में हर कोई खा रहा है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, अगर देखो फर्म बना रही है, समझ लो उसके 10 लाख यूनिट, 10 लाख यूनिट बना रही है, और लोग जो डिमांड कर रहे हैं ना वो 10 लाख हो रही थी, अचानक से क्या हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ गई, वो 20 लाख हो गई। 10 लाख सप्लाई हो रही थी, कलर चेंज करता हूं मैं 1 मिनट, समझ लो 10 लाख सप्लाई हो रही थी, जो हमारी डिमांड है ना लेकिन वो हो गई 20 लाख। अब इस जगह क्या होगा, अब लोग देखेंगे कि यार इतनी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की है, तो वो तो चाहेगा ना कि मेरा प्रॉफिट बढ़े। पहले वो अगर 10 रुपए की बेच रहा होगा ना, फिर वो मैगी को ना 11 रुपए कर देगा या 12 रुपए कर देगा। इस जगह क्या होगा, अब कुछ लोग जो पहले 10 की ही मैगी लेना चाहते थे, अब ऑब्वियसली बात वो 10 लेके जाएंगे हाथ में, वो बोलेंगे यार नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हैबिट हो गई होगी, वो 10-11 भी खर्च लेंगे। उस जगह पे मार्केट वापस इक्विलिब्रियम पे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है फर्म ने। जब प्राइस इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे वो उस डिमांड को हटा देंगे, बोलेंगे रुक जाओ, इस डिमांड मत करो, हम दूसरे प्रोडक्ट को ले लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, हम मैगी की जगह yippee खा लेंगे, ये yippee 10 रुपए की है। वहां पर ये चीज हो गई है। ऑलराइट, तो इस जगह पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ भैया, जब भी कभी एक्सेस डिमांड होगी, इक्विलिब्रियम जो हमारा इनविजिबल हैंड है वो रीच कैसे करेगा, वो प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देगा। सो आई होप आपको एक्सेस डिमांड और इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि एक्सेस डिमांड क्या होता है उस जगह पे, इनविजिबल हैंड का क्या रोल है। यहां तक समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ एक्सेस सप्लाई पे इनविजिबल हैंड हमारा कैसे वर्क करता है। अब हम इक्विलिब्रियम रीच करने की बात कर रहे हैं। देखो हुआ क्या, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये प्राइस की सिचुएशन थी हमारी, यहां पर प्राइस राइज हो गया, तो उसकी वजह से लोगों ने सप्लाई करना ज्यादा कर दिया। देखो ये सप्लाई हो गई, लेकिन इस जगह पे जो डिमांड थी हमारी वो ये थी। अब हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, इस मींस एक्सेस सप्लाई है, और यहां पर प्राइसेस राइज हो गए। अब ऑब्वियसली बात है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है फर्म और डिमांड कम है, फर्म का क्या हुआ कि डिमांड जो हमारी सप्लाई थी वो 20 लाख यूनिट थी, लेकिन हमारी जो डिमांड है, आप देखो डिमांड हमारी सिर्फ 10 लाख यूनिट की है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमको बोला गया है इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पर सप्लाई और डिमांड बराबर होनी चाहिए। इस जगह पर सिचुएशन कैसे हो सकती है, देखो सिंपल सी बात है, प्राइसेस ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार अब हम लोग ज्यादा प्राइस हो गए, हम तो सामान खरीदेंगे नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई उसकी जब डिमांड है वो कम हो जाएगी, सप्लाई ऑब्वियसली ज्यादा ही है, तो लोग क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं सामान लेने से। फर्म देखती है हमारा सामान नहीं बिक रहा है, हमारी जो क्वांटिटी है वो नहीं बिक रही है, क्योंकि हमारा प्राइस, अब मैगी अगर 15 की हो जाए तो लोग छोड़ेंगे, यार लेनी ही नहीं है मैगी, छोड़ दो, बहुत ज्यादा महंगी हो गई। अगर फर्म इसी को वापिस 10 पे ले आए, ऑब्वियसली बात है प्राइस और क्वांटिटी हमारी बराबर होने की कोशिश हो जाएगी और हमारा इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा। मतलब कि सप्लाई के टाइम पे जब एक्सेस सप्लाई होती है, इनविजिबल हैंड प्राइसेस को कम करता है, प्राइसेस को कम करेगा ताकि सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई जो है हमारी वो उतनी ही रहे, और हमारी जो डिमांड है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। सप्लाई का तो रिलेशन है नहीं कोई भी, चलो प्राइस कम हो जाए तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। इस जगह पे इनविजिबल हैंड क्या करता है, इसका मतलब प्राइसेस को गिराता है। यही लिखा गया है यहाँ पर कि एडम स्मिथ ने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इनविजिबल हैंड काम करता है, जहां पर इम्बैलेंस हो वहां पर इसको बैलेंस में लाता है मार्केट को। अगर हमको दिखता है एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड है, मतलब इम्बैलेंस आ गया, उस जगह पर ये बैलेंस में लाएगा मार्केट को। इनविजिबल हैंड रेस करता है प्राइसेस जब एक्सेस डिमांड हो। देखो यहां पर एक्सेस डिमांड थी, यहां प्राइसेस उसने बढ़ाया, लेकिन लोअर करता है प्राइसेस को जब एक्सेस सप्लाई हो। सो अब हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है, जब फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स हो, मतलब कि जो फर्म्स हैं वो सेम रह रही हैं, फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने देखना है डिमांड और सप्लाई में क्या क्या शिफ्टिंग और क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, अब देखो हमने नॉर्मल सिचुएशन में पढ़ा था कि जब भी हमने पढ़ा था फैक्टर्स के अंदर फर्म्स के ऊपर कि सप्लाई
और डिमांड में क्या होता है जब फर्म्स हमारी बढ़ती है और घटती है, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमको बताया गया है कि देखो एक मार्केट है जहाँ पर ना फर्म्स बराबर चल रही थी, फर्म्स जो समझ लो 50 हैं, फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स है 50। अब हुआ क्या है, वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है पॉइंट है वो यहाँ रीच हुआ है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया। यहाँ पर ना एक्सेस डिमांड है और ना एक्सेस सप्लाई है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही था, यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि एसएस जो है हमारा, ये एसएस है हमारा, ये डिनोट कर रहा है सप्लाई कर्व को, जितना लोग सप्लाई करना चाहते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, और डीडी डिनोट कर रहा है, ये जो डीडी है हमारा ये वाला हिस्सा डीडी है, ये डिनोट कर रहा है मार्केट का डिमांड कर्व, जहां पर लोग अपने आप को डिमांड कर रहे हैं किस प्राइसेस के ऊपर लोग सामान खरीद सकते हैं, और ये हिस्सा आ गया वो। ऑलराइट, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर मार्केट सप्लाई इक्वल्स मार्केट डिमांड। यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम, यहां पर पॉइंट बराबर है ना दोनों का, यहां आ गया इक्विलिब्रियम, यहां इंटरसेक्ट कर गया डिमांड और सप्लाई, और यहां पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नहीं है। अब हुआ क्या, अब दो सिचुएशंस आ रही है। देखो सिचुएशन नंबर 1 कहती है अगर आपके प्राइसेस सर गिर जाते हैं तो प्राइसेस फॉल हो जाएंगे। देखो ये आ गई सिचुएशन, ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन थी डिमांड की और सप्लाई की, रेड पेन से बना रहा हूं। ऑलराइट, अब हुआ क्या, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का। ऑलराइट, ये इक्विलिब्रियम था पहले। अब हुआ क्या है, अचानक से क्या हुआ, ये प्राइस था ये क्वांटिटी, अब क्या हुआ प्राइसेस फॉल कर गए, ये P1 आ गया, प्राइस हमारा देखो गिर गया है पहले से। अब इस जगह आप देखो ये सप्लाई हमारी यहां टच हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड ये हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गई। मतलब कि ये जो हिस्सा आ गया आपका ये वाला, ये आ गया एक्सेस डिमांड का, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कि डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई से। ये देखो डिमांड ये आ रही है, सप्लाई ये आ रही है। ऑलराइट, यहां पर आप एक चीज सिचुएशन देख रहे हो आप लोग कि हाँ भैया यहां पर ये प्रॉब्लम आ गई है। आप बोलोगे अच्छा अब सर अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आए। आपको मैंने पहले बता दिया इनविजिबल हैंड क्या करता है, ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इनविजिबल हैंड क्या करेगा, इस सिचुएशन में प्राइसेस को बढ़ाएगा। डिमांड जब कम होती है, ऑब्वियसली प्राइसेस जब कम होते हैं डिमांड आपकी बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है। ये तो आइडियल सिचुएशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप, कि प्राइसेस कम हुए डिमांड ये हो गई, ठीक है ना, प्राइसेस कम हुए डिमांड बढ़ गई। अब इस जगह पे क्या करेंगे, जो हमारा इनविजिबल हैंड है कोशिश ये करेगा इस प्राइस को वापस ऊपर बढ़ाएगा, इधर वापस इक्विलिब्रियम पे लाएगा, इसी जगह पे वापस लाएगा। कैसे लाएगा सर, अब इसका एक ही रास्ता है, वो क्या करेगा, वो प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जब आपका प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं बोलता हूं यहां पर था, अगर मैं बोलूं ये हमारा प्राइस था, ये जो फॉल हुआ इसकी वजह से इतनी डिमांड थी, अगर आपका प्राइस इंक्रीज करें, पहले यहां आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इतनी हो जाएगी, यहां आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है इतना हो जाएगा। अब इसने वापस यहां ले आया तो वापस हम लोग इक्विलिब्रियम पे रीच कर रहे हैं कि भैया जितना वो प्राइस इंक्रीज करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम वापस नहीं पहुंच जाते, मतलब कि इक्विलिब्रियम तक वापस नहीं पहुंचोगे तब तक वो प्राइस इंक्रीज करता रहेगा। यहां पर इनविजिबल हैंड का ये काम है फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स में। ऑलराइट, दूसरी जगह इसने बोला कि हाँ भैया अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाए। अब इस जगह क्या हुआ, पहले हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये इन्होंने दी हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन दिख रही है आपको, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली हुई है आपको, हाँ सर मिली हुई है। अब हुआ क्या है, इसने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी आपकी, इसने बोला कि सर सप्लाई बढ़ गई है, कलर मैं चेंज करता हूं, इसने बोला ये देखो सप्लाई, यहां पर हम देख पा रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, सप्लाई हमारी ज़्यादा हो गई है, ये देखो सप्लाई Q2 पे पहुंच गई है हमारी, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो Q3 ये है Q-2 पे है। ऑलराइट, यहां पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई हमारी ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है। इट मीन्स एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई, और इनविजिबल हैंड क्या करने की कोशिश करेगा, यहां पर वो कोशिश करेगी प्राइसेस वो गिराए। जब वो प्राइसेस गिराएगा, वापस प्राइसेस को नीचे लेके आएगा, तो फर्म सप्लाई अपनी कम कर देगी। हमको पता है क्योंकि सप्लाई का क्या रिलेशन है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइसेस कम होते हैं तो फर्म अपनी सप्लाई कम करना शुरू कर देती है। ऑलराइट, इसने वही किया, प्राइसेस ने कम करना शुरू किया। देखो प्राइस अगर यहां पर आ जाए तो आपकी सप्लाई यहां पर पहुंच जाएगी, ये देखो इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं आपको नॉर्मल कर्व बोलूं कि सर इसको अगर हम प्रूव करना चाहें कैसे कर सकते हैं, देखो
अगर मैं आपको इसी जगह बोल दूं ये डिमांड है, ये सप्लाई है, अब पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, ठीक है, ये P1 है और Q1 है। अब हुआ क्या है, अचानक से सप्लाई बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस ये आ गया नया वाला, सप्लाई इसकी वजह से ये हो गई और डिमांड ये हो गई, ये तो आपको दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे वो लोग, प्राइसेस को फॉल कराएंगे, प्राइसेस नीचे गिरने चाहिए। अगर देखो, अब देखो ध्यान से, ये प्राइस गिरा तो सप्लाई इतनी हो गई, डिमांड इतनी हो गई, और अगर गिरा है वो प्राइस, मतलब कि वो तब तक गिराता रहेगा जब तक वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए। तो ये भी इनविजिबल हैंड करके दे रहा है। यही चीज इधर भी लिखी है मैंने कि अगर प्रिवेलिंग प्राइस देखो, अगर मैं बोल रहा हूं प्रिवेलिंग प्राइस P2 है, ये है, इस जगह क्या हुआ, मार्केट सप्लाई एक्सीड हो गई, देखो मार्केट सप्लाई Q2 हो गई, लेकिन जो डिमांड है वो Q-2 हो रही है। अब इस जगह पे मतलब कि एक्सेस सप्लाई आ गया, एक्सेस सप्लाई कितना, इतना एक्सेस सप्लाई आ गया, इतना एक्सेस सप्लाई आ गया। अब यहां पर फर्म क्या करेगी, वो बेच तो पाएगी नहीं क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड इसलिए कम है क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है, तो फर्म तो ऑब्वियसली बायर तो बोलेगा नहीं भाई हम इतने सामान नहीं खरीदेंगे, तो उतना वो बेच भी नहीं पाएंगे, सो वो प्राइसेस को लोअर करना शुरू कर देंगे। अब प्राइसेस को वो लोअर करना शुरू कर दिया उन्होंने, लोअर किया, देखो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और अगर लोअर करेगा तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस फॉल किया, डिमांड हो गई ज्यादा और सप्लाई हो गई कम, ऑब्वियस सी बात है ना, प्राइस उसने कम किया, प्राइस कम होगा, प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ क्या है, प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ सप्लाई के साथ क्या है प्राइस राइज करता है तो डिमांड फॉल करती है, सप्लाई राइज करती है, प्राइस फॉल करता है, डिमांड राइज करती है, सप्लाई फॉल करती है। मतलब कि इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ इनवर्स है। सो यहां पर क्या हुआ, प्राइस फॉल किया, डिमांड, प्राइस फॉल किया, डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई भी कम हो गई। जैसे ही एट P*, ये मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहां पर फर्म जो है वो बोलती है कि मैं यही इसी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट को रीच गए, यही एक इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट है, यहां पर ही लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, और यही एक Q ऐसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाला पॉइंट यही है जहां पर लोग सामान खरीदेंगे ज्यादा। यहीं पर हम लोग इक्विलिब्रियम पे हैं, यहीं पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, यहीं पर मार्केट क्लियर होती है। ऑलराइट, यहां तक आप समझ गए, कोई डिफिकल्टी मुझे लग नहीं रहा आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेज डिटर्मिनेशन का टॉपिक। देखो आपकी एनसीईआरटी में इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैसे समझाया है, मैं उसको इजी वे में लेके आया हूँ। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आई डू डिजर्व अ लाइक, कि भाई लाइक कर दो वीडियो को, आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि वेज डिटर्मिनेशन कब आता है। ऑलराइट, अब देखो वेज डिटर्मिनेशन से पता चल रहा है हमको कि वेज कैसे पता चलेगी, सर हम वेज कैसे निकाल सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेज को कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने देखना है। ऑलराइट, अब फर्क क्या आता है, देखो डिफरेंस बिटवीन लेबर मार्केट एंड मार्केट फॉर गुड्स इज ड्यू टू द सोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमने लेबर मार्केट देखनी है। देखो लेबर मार्केट में क्या होता है, हाउस होल्ड है जो हमारे, वो सप्लायर होते हैं लेबर के। देखो ये हाउस है, ठीक है, ये फर्म है, ये लोग इनको लेबर देते हैं, ये बदले में इनको लेबर के लिए वेजिस दे देंगे, ऑब्वियस ही बात है, ये लोग इनको बदले में वेजिस ही देते हैं ना। अगर आप इसको अगर आप मेरे घर से कोई बंदा जा रहा है काम करने, तो वो लेबर है, वो फर्म में काम कर रहा है, तो उसके बदले फर्म उसको वेजिस देगी, उसके घर में जाके काम आ जाए और उसके घर को वेजिस मिलेगी ताकि वो लोग गुड्स खरीद पाए। नॉर्मल सा लॉजिक यही रहता है। अब इधर लेबर का मतलब ध्यान से समझ लो पहले, लेबर का मतलब इंसान नहीं है, ठीक है। लेबर का इधर मतलब है कितना घंटे उस बंदे ने काम किया है, कितने घंटे उस बंदे ने काम किया है, उसको यहां लेबर बोला गया है, ना कि इसको बोला है कितने लोग काम कर रहे हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ आवर्स कितने उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं काम में, उसको हम लेबर मानते हैं। ऑलराइट, द वेज रेट इज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ लेबर, वेयर डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर मैचेस। मतलब कि ऐसे ही निकलेगा, निकलेगा तो ऐसे ही, लेकिन सर कैसे निकलेगा, देखो अभी समझाएंगे आपको। द फर्म will employ labor up to the point where extra cost is incurred।
फॉर एम्प्लॉइंग द लास्ट यूनिट ऑफ लेबर इज इक्वल टू एडिशनल बेनिफिट अर्न फ्रॉम दैट आउटपुट। आप लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, उसके अंदर जो चीज़ बोली गई है कि हाँ भैया, क्या बोला गया उसके अंदर, 1 यूनिट खाओ 2 3 4 5, पहले यूनिट में 10 का फ़ायदा, दूसरे में आपको हो सकता है 18 का, तीसरे में हो सकता है आपको समझ लो 22 का, फोर्थ के अंदर आपको हो सकता है समझ लो 20 का, फिर आपका वापस गिरना शुरू हो जाएगा। ये क्या हुआ है, मतलब कि परांठे का एग्जाम्पल लो, एक परांठा खाया संतुष्टि मिली, 2 खाया और फ़ायदा और संतुष्टि मिली। यूटिलिटी का मतलब क्या होता था, वांट सेटिस्फाइंग पावर, हाँ या ना, कि एक परांठा खाने से मुझे 10 यूनिट का अच्छा लगा, 2 खाए मेरे को 18 मज़ा आया, 3 खाए मुझे 22 आया, सर फोर्थ में मुझे सर थोड़ा कम मज़ा आना शुरू हुआ, फिफ्थ के अंदर सर मुझे और कम मज़ा आना गया, सिक्स्थ मैंने खाया मेरे को उल्टी हो गई सर, ज़्यादा मैं नहीं खा पाया। ठीक है, तो लेबर भी यही चीज़ से चलती है। देखो अब लेबर में क्या होता है, फर्म भी बोलती है कि हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लो ये लेबर है। ऑलराइट, फर्म जब तक लेबर को एम्प्लॉय करती, समझ लो इसको 1 यूनिट लगाया, इसको ना 30 का फ़ायदा हुआ, दूसरा लगाया इसको हुआ हमारा 55 का फ़ायदा, तीसरा जब इसने लगाया इसने देखा यहाँ पर मुझे फ़ायदा हुआ है सर 75, इसने जब फोर्थ लगाया इसको देखा इसने फ़ायदा हुआ इसको 90 का, फिफ्थ लगाया इसको फ़ायदा हुआ हमारा समझ लो 100 का, इसने सिक्स्थ लगाया जब इसको फ़ायदा हुआ वापस 105 का, सेवन्थ लगाया इसको फ़ायदा हुआ 105 का, एट्थ लगाया यहाँ पर इसको फ़ायदा हुआ 100 का। अब मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताओ, अगर इस टेबल को हम लोग ध्यान से देखें, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप लेबर को कहाँ तक लगाओगे, आप बोलोगे सर पहले में तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, दूसरे में फ़ायदा हुआ, तीसरे में भी, चौथे में भी, सर फिफ्थ में भी, सर यहाँ तक मुझे फ़ायदा हुआ है सर 6th यूनिट तक, मतलब कि 6 लेबर जब तक मैं लगा रहा हूँ ना तब तक मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा था, यहाँ तक लेबर को लगाने का फ़ायदा है। इसके ऊपर सर मैं देख रहा हूँ मुझे एडिशनल बेनिफिट कुछ नहीं मिल पा रहा है, और इसके बाद सर मैं देख रहा हूँ मेरा बेनिफिट नीचे गिर रहा है, यहाँ पर मैं अपने लेबर को तो निकालना बंद कर दूंगा, बोलूँगा भाई और मत लगाओ, मेरे को तो फ़ायदा नहीं, और मतलब कि मुझे नुकसान होना शुरू हो गया हुआ है ना। नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसी जगह पे ना लेबर जो है ना वो डिटरमाइन करती है अपनी वेजेस को। इस जगह फर्म बोलती है कि मैं वहाँ तक लेबर लगाऊंगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, फर्म बोलती है the extra cost labor up to the point where the extra cost incurred for employing the last unit of labor is equal to additional benefit earned from that unit। मतलब कि यहां तक, यहीं तक हुआ ना, यहीं तक एम्प्लॉय कर रहे हो ना आप भी। ऑलराइट, अब देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ हायरिंग 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर इज वेज रेट, मतलब कि एक एक्स्ट्रा बंदा मैंने लाया वेज में, एक एक्स्ट्रा बंदा मैंने काम पे लाया, उसकी वजह से मुझे समझ लो 20 रुपये देने पड़े एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब मेरा 20 रुपये का वेज रेट निकला। दूसरा ये बोलता है एक्स्ट्रा आउटपुट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर, एमपीएल का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट, एल मींस लेबर। ऑलराइट, एक बंदे ने कितना आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करके दिया, इसका मतलब वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर है। और तीसरा बोला गया है यहां पर बाय सेलिंग ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, कि उस बंदे ने जो बनाया था उसको हमको बेचने की वजह से जो हमको एडिशनल अर्निंग हुई उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो हमको पता है मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद हमको जो फायदा मिलता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ लेबर क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा यूनिट उसने बनाया था उसको बेचा हम लोगों ने, जब उसकी वजह से हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी एडिशनल अर्निंग हुई, उसको मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू उसको बोल देंगे हम लोग ऑफ दैट लेबर। ऑलराइट, for each extra unit of labor firm gets an additional benefit equal to marginal revenue into marginal product of that labor which is called marginal revenue product of labor। मतलब कि इसने बोला है MRPL मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया उसको बेचने से हम लोगों को, और कितना बंदे को हमने लगाया था उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को लगाने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिल जाएगा। ऑलराइट, और हम लोग कब तक एम्प्लॉय करेंगे, जब तक हमारा वेज रेट इक्वल टू MRPL ना हो जाए। मतलब कि अगर हमारी वेज रेट W का मतलब होता है वेज रेट, MRPL हमको पता चल गया क्या होता है, इन दोनों को बराबर करना भैया। ये जैसे ही समझ लो अगर वेज रेट हमारी 100 है और ये भी 100 हो गया ना, हम तब तक एम्प्लॉय, तब तक हम लोग निकाल देंगे, तब तक हम एक्स्ट्रा लेबर लगाएंगे। यही हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को रीच करना है भैया।
ऑलराइट, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि MRPL का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर फर्म गेट्स एन एडिशनल बेनिफिट, कि एक लेबर की वजह से उसको एडिशनल बेनिफिट मिला। वो कितना बेनिफिट मिला उसको, ये देखो ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू, MPL इनटू MR किया, इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ना, कितने पैसे उसको मिले, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर। दैट्स इट। ऑलराइट, NCERT के अंदर बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। बेटर ये रहेगा अभी आप इस चीज़ को यहाँ से समझ लो, NCERT रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ फ्रॉम NCERT एंड 2 रिफ्रेशर मैं यूज़ करता हूँ जो आपके एग्जाम से पहले मैं आपको बताऊँगा, उसके नाम कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की, बस को ध्यान से समझो आप लोग। ऑलराइट, कि लेबर कैसे डिटरमाइन की मैंने, कि जब मैंने वहाँ तक एम्प्लॉय किया जब तक मेरा वेज रेट इक्वल नहीं हो गया MRPL के। ऑलराइट, अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन का जो कर्व है वो हमने देखा था ऐसे होता है, जिसके अंदर MR AR और प्राइस बराबर होता है। याद है पिछला? अगर जिसने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख के आओ भाई, रिलेशन बनता है। यहाँ पर ये होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो MR है मेरा वो तो प्राइस ही हो गया, हाँ या ना, और MPL जो हो गया वो हो गया वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, VMPL मान के चलो उसको आप लोग, ठीक है। अब VMPL, जब तक VMPL ग्रेटर है हमारा वेज से तब तक तो हमको प्रॉफिट ही होता रहेगा ना। देखो ना, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको ये VMPL दिया हुआ हमको 20, 40, 60, वेज रेट दिया हुआ हम लोगों को, ठीक है, 10, 20 और 60, यहाँ तक हम देख पा रहे हैं, यहाँ तक तो फर्म को प्रॉफिट ही होगा यार, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमको जो बंदा है ये हमको फ़ायदा ज़्यादा दे रहा है, जो हमारा रेवेन्यू है वो हमको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमको वेज है जो वो कम देनी पड़ रही है। क्योंकि अगर एक बंदा हमको उसको वेज 20 रुपये देनी पड़ रही है, उसके वजह से मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है मेरे को तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और मैं और चाहूँगा मेरे को और प्रॉफिट हो, तो मैं लालच के अंदर और बंदा लेके आऊँगा एक और जब तक मैं लेके आऊँगा जब तक मेरा वेज रेट और VMPL बराबर ना हो जाए। जैसे ही मेरा VMPL नीचे गिरना शुरू हो जाए, वेज रेट बढ़ जाए, उस जगह तो फर्म है वो वहाँ पर उसको लॉस इंकर करना पड़ता है, और वहाँ पर वो बोलती है कि यार इसको ऊपर करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा लेबर कम हो जाए, अब मैं जो मेरे पास 10 की जगह मैं 8 लेबर पे आ जाऊँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा था। यही हमको सिचुएशन देखनी है। मार्केट वेज कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वो यही सिचुएशन है, यही 4-5 वर्ड है, इसी को याद कर लो बस। आप नॉर्मल सी अगर आप फर्म चला रहे हो, आप तो वहीं तक बंदे लेके आओगे ना जहाँ तक आपको फ़ायदा हो। अगर आपको एक बंदे की वजह से 40 फ़ायदे हो रहे हैं, 2 बंदे की वजह से आपको हो सकता है 30 हो रहे हो, ठीक है ना, आप बोलोगे यार नहीं यार अब मेरे को फ़ायदा जो हो रहा है ना वो कम हो रहा है, मुझे उसको पैसे इनको तुमको 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा मुझे 180 का हो रहा है, इससे अच्छा है एक को बंदे को निकाल लेता हूँ मैं। अब यही बोलोगे ना, फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उस जगह आप लेबर कम करना शुरू कर देते हो। यही ये बात कर रहे हो। ऑलराइट, अब VMPL क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको 3 तरीके से डिफाइन किया गया है बुक के अंदर। पहला बोल गया है मैग्नीट्यूड ऑफ MP, मतलब कि MP जब बढ़ रहा है ना उसको हम बोलते हैं VMPL। MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है आपका, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय, उसको आप VMPL बोल लो। या फिर प्राइस ऑफ आउटपुट टाइम्स दैट साइड, मतलब कि जो बोलता है कि मॉनेटरी वर्थ ऑफ अनदर वर्कर टू बी कॉन्ट्रास्टेड अगेंस्ट द मार्जिनल मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन, कि भैया कितना एक बंदा 1 पर्सन कितना आपको फायदा दे रहा है, कन्वर्ट करके देख लो कि अगर 2 बंदे हैं, एक बंदा 100 रुपया लेता है दूसरा भी 100 रुपये, एक बंदा मुझको 200 का फायदा दे रहा है, दूसरा बंदा मुझको उसी जगह पे 150 का फायदा दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ही मुझे पता चल रहा है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसका VMPL भी ज़्यादा होगा। दूसरा ये बोलता है इस बंदे से इसका ज़्यादा है, इसको कॉन्ट्रास्ट करके देख लो, ऑब्वियस बात है ये हमारा निकट्ठू बंदा है, इसको बाहर निकाल दो, इस जगह कोई और बंदा लाओ जो भी हमको इतना फायदा दे, ठीक है। तीसरा बोलता है अगर फर्म की मार्केट पावर है तो मार्जिनल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल रेवेन्यू से। यही हमने तीनों चीज़ें पढ़ी ना। VMPL क्या है हमारा, MRPL, और इधर हम लोग MRPL को बोलते हैं VMPL। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मली हम बात कर रहे थे, 4 वर्ड हमने पढ़े, अगर मैं चारों वर्ड को लिख दूँ आपको, सबसे पहले एक पढ़ा हमने वेज रेट जिसको हम W बोलते हैं, एक पढ़ा हमने मार्जिनल रेवेन्यू, एक पढ़ा हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ये 3 पढ़ी।
इन दोनों को हम बोलते हैं हम लोग क्या, MRPL। ऑलराइट, बेसिक हमने ये चीज़ पढ़ी। फिर हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर MRPL जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, VMPL बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वेज रेट होता है। इसने बोला जब तक VMPL मतलब कि जितना लेबर वो जितना मार्जिनल प्रोडक्ट वो दे रहा है वो वेज रेट से ज़्यादा है, तब तक फर्म प्रॉफिट कमाती है। जब बराबर हो जाए वहां फर्म रुक जाती है। जब वेज रेट ज़्यादा हो जाए वहां पर फर्म क्या करती है, वहां पर फर्म एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालती है। ऑलराइट, ये हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। अब लेबर का डिमांड कर्व कैसा होता है और सप्लाई कर्व कैसा होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे। देखो, हमको पता है कि डिमांड लेबर की फर्म्स करती हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखना है कि देखो नॉर्मली तो यही था ना, डिमांड सप्लाई, ये लेबर है हमारा, नॉर्मल तो कर्व यही है हमारा, इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हुआ क्या है, इन्होंने बोला कि अगर आपकी वेजेस इंक्रीज हो जाए, मतलब वेजेस आपकी इंक्रीज हो जाए, वेज आपकी यहाँ आ गई, ये वे W फॉर वेज होता है भाई, W वेज, आपकी वेजेस इंक्रीज हो गई, वेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पर आप एक चीज नोटिस करो, वहां क्या हो रहा है, देखो वेज आपकी इंक्रीज हो गई, यहां पर क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, ठीक है। आपको अगर वेजेस को इंक्रीज करना है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं भैया, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो देखो ना, MRPL इक्वल टू क्या होता है, याद रखना मेरी बात यार, यही चीज़ कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान में रख लो आप। देखो MRPL इक्वल टू MP इंटू MR, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंटू MR होता है ना, इसी को हम लोग VMPL बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब VMPL भी यही हो जाएगा। और करके बात करनी है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, हमने ये चीज पहले पढ़ ली थी कि परफेक्ट कंपटीशन में सब प्राइसेस इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसका डिमांड का वैसा होता है, प्राइस AR MR बराबर होता है। अब यहां पर आप देखो MR जो है वो तो बदल नहीं सकते हम लोग, यहां तक तो हम समझ गए। अगर वेजेस इंक्रीज हो जाए, वेजेस आपकी इंक्रीज हो जाए, वेजेस ज़्यादा हो जाए, हम लोग अब देखो यहाँ पर हम लोगों को VMPL भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपकी वेज ग्रेटर हो जाए VMPL से, तो फर्म को पता लॉस हो गया, तो फर्म क्या चाहेगी, मैं अपना VMPL को बढ़ाऊँ, अपनी वेजेस को कम लेके आऊँ। तो VMPL बढ़ने का तो तरीका एक ही है यहाँ पर, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू तो प्राइस है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, हम लोगों को मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच लेबर हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी चीज़ की ये बात करता है कि यहाँ पर हम लोगों को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो प्रोडक्टिविटी का MP का जो हमारा रिलेशन था ना, उसी को लेके हमको पढ़ना है कि हाँ भैया, एज्यूम दैट वेज रेट था W1 और L1 था, पहले हुआ क्या, वेज रेट इंक्रीज हो गया, यहाँ पर वेजेस इक्वल टू, हमको तो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, वेज इज इक्वल टू VMPL करना पड़ता है ना हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेजेस इंक्रीज हो गई हैं, वेजेस इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है, VMPL भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर VMPL को इंक्रीज करना है आपने, इट मीन्स आप लोग अपना प्राइसेस को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है सर, तो आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर MPL को इंक्रीज करना पड़ेगा। MPL इंक्रीज होगा, इट मीन्स दैट लेस लेबर शुड बी एम्प्लॉयड। आप लेबर को कम कर दो, क्योंकि ज़्यादा लेबर लगा रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है, लेबर अपनी कम करना शुरू कर दो, ओइंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि ज़्यादा लेबर लगा रहे हो उसकी वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, लेबर कम कर दो, वहाँ तक कर दो जहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न दे रहा था, वहाँ तक लेबर कर लिया। इसका मतलब क्या है, हायर वेज रेट के ऊपर, जब वेज आपकी ज़्यादा है वहाँ पर लेस लेबर इज डिमांडेड। देखो डिमांड इतनी है, लेकिन जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, ठीक है। यहां पर आपका देयर बाय लीडिंग टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ऑलराइट, अब इसी जगह पे देखो, ये इंडिविजुअल का एक फर्म का, अगर मार्केट का निकालना तो आप मार्केट का पूरा निकालोगे, पूरी मार्केट को आप लोग देखोगे ना, कि पूरी मार्केट आपने इंडिविजुअल फर्म्स को ऐड कर लिया, आपने वर्टिकल सबमिशन करते हो ना मार्केट डिमांड निकालने के लिए, आपने उसको सबमिशन किया, सबको डिवाइड, सबको प्लस कर लिया, जैसे ही प्लस किया, ईच फर्म डिमांड लेस लेबर एज वेजेस इंक्रीजेस। देखो फर्म की डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई हमारी लेबर की ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई हो रही है, इस जगह पर जो फर्म मार्केट का भी डिमांड कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए हो। ऑलराइट, लेकिन सप्लाई कर्व जो है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, हमने देखा जो सप्लाई कर्व है हमारा इस जगह ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन सर इसमें दो हिस्से हैं।
अब इंडिविजुअल का जो सप्लाई कर्व है ना, वहां पर हमको दो फैक्टर्स को देखना पड़ता है और जो फैक्टर में से जो डोमिनेट करता है ना, उस हिसाब से सप्लाई कर्व बनता है। ऑलराइट, कैसे? देखो, हाउस होल्ड बताते हैं कि कितना लेबर हम लोग सप्लाई करेंगे गिवन वेज रेट के ऊपर से, और चॉइस क्या है, इनकम और लेजर के ऊपर। इनकम का मतलब है वेज रेट कितना मिल रहा है, और लेजर का मतलब है कितनी मस्ती, कितना मजा आप लोग करोगे, कितनी रेस्ट लेने, क्योंकि आपने अच्छा खासा पैसा कमाया है। ऑलराइट, ठीक है। एक तरफ आप देखते हो कि इंडिविजुअल जो है वो लेजर को एंजॉय करता है और काम को बोलता है काम रहने देते हैं, अभी अभी पैसा है हमारे पास, एंजॉय करो। दूसरी तरफ बंदा बोलता है कि वो बोलते हैं कि इनकम हमको ज़्यादा चाहिए, अगर इनकम चाहिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा हम लोग को। सिंपल सी बात है, दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो होते हैं वो बाप के पैसे पे जीते हैं, एक होते हैं जो अपनी तरफ से काम करते हैं। जो डैडी के पैसे पे जीते हैं ना, वो बोलते हैं काम जो है वो एक समय काम आलसी वाला लोग करते हैं, बेटर ये है अपना इंजॉय करो। दूसरे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भैया काम करना ज़रूरी है, तभी पैसे आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एंजॉइंग लेजर एंड स्पेंडिंग मोर आवर्स ऑफ वर्क। ऑलराइट, तो ट्रेड ऑफ क्या है इस दोनों के बीच में है? तो अगर हम लोग बोलते हैं कि वेज रेट पहले W1 था, इंडिविजुअल L1 करता था, पहले ये था हमारा, ठीक है, पहले इतना था। हुआ क्या, वेज रेट इंक्रीज हो गई है, वेज रेट हम लोग बढ़ गई है। अगर आपकी वेज रेट इंक्रीज हो जाए, उसके दो चीज़ें देखोगे आप लोग। अगर आपके वेजेस बाजार में इंक्रीज हो जाए, आपको पता चलेगा पहले आपको 100 रुपया लेबर मिल रही थी, अब आपको पता चला वेजेस इंक्रीज हो गई, अब 200 हो गई है। इस जगह पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी बंदे की, बंदा ज़्यादा सामान खरीदेगा, तो वो बोलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ ताकि मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँ अपने काम को, ताकि मैं ज़्यादा पैसे लेके जाऊँ, ज़्यादा पैसा खर्च पाऊँ अपने लेजर एक्टिविटीज़ में। लेकिन दूसरी चीज़ बंदा बोलेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर इंक्रीजेज विच मेक्स लेजर्स कॉस्ट क्लियर। कि देखो, लेजर का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, देखो ना, फॉर एग्जांपल पहले आपको 100 रुपया मिल रहा था 100 रुपये एंजॉय करने का, अब आपको उसी 100 रुपया, अब आपको उसी लेजर 100 रुपये एंजॉय करने के लिए आपको 200 मिलेगा वेज रेट। तो ऑब्वियसली बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो गई लेजर की। आप लोग बोलोगे लेजर को साइड पे करो, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू करते हैं, लॉन्गर आवर्स के लिए काम करते हैं, लेजर को कम इंजॉय करते हैं, काम ज़्यादा करोगी काम ज़्यादा, दोनों तरह से इंसान काम ज़्यादा करना चाह रहा है। अब इफेक्ट क्या है इसका? देखो, अगर वेज रेट हमारा लो है, वेज हमारी कम है, अभी भी वेजिस हमारी इंक्रीज नहीं हुई है, 100 पे ही है, वहाँ पर इंसान इस जगह पे रहता है कि हाँ भैया इंडिविजुअल इज विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ लेबर, कि उसको लेजर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करनी है। लेकिन अगर आपकी वेजेस इंक्रीज हो जाए, वहाँ पर बंदा अपने आप को लेस लेबर को, इंडिविजुअल इज विलिंग टू सप्लाई लेस लेबर, कि हाँ भैया यहाँ पर ये वाला हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर अगर दूसरा वाला डोमिनेट करता है, ये वाला इंक्रीज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें। अब इसी चीज़ को हम लोग ध्यान समझेंगे कैसे। इंडिविजुअल का लेबर कर्व जो है ना, वो बैकवर्ड बेंडिंग है, वो ऐसा होता है। अब बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है? कि हाँ भैया देखो, दैट टू सर्टन इंक्रीज इन वेज रेट देयर इज इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर। कि हाँ भैया देखो, यहाँ तक आपकी वेज थी ना, यहाँ हो गई ना, आपने अपनी थोड़ी सी इंक्रीज कर ली सप्लाई, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज करते हो अपनी वेजिस को, इससे ज़्यादा इंक्रीज करते हो, यहाँ पर लेबर कम से कम काम करना चाहती है, लेबर बोलती है भाई बस मैं और काम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई तुम लोग बेशक 30 दे दो, मैं 20 से बहुत खुश हूँ, वो अपने घर बैठ जाएंगे, आलसी आ जाएंगे और लेजर एक्टिविटी इंजॉय करेंगे इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो सप्लाई कर्व जो है ना हमारा, वो ऐसे रहता है, वो बैकवर्ड बेंडिंग रहता है। मतलब कि इस जगह पे भी प्राइस का, इस जगह वेज जब इतनी थी तब इतना हो गया, जब वेज ज़्यादा हुई तो बंदे ने ज़्यादा किया, लेकिन वेजेस तक और बढ़ाई ना, बंदे ने और सप्लाई कम कर दी। लेकिन जब मार्केट की बात करते हैं हम लोग, मार्केट सबको ऐड करते हैं ना, वहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग देखेंगे हम लोग। मार्केट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, दो एट हायर वेज। देखो फॉर एग्जाम्पल, हायर वेज था, वेजेस हायर हैं, इंडिविजुअल्स वे भी विलिंग टू वर्क लेस, लेकिन थोड़े और लोग होंगे जो बोलेंगे यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं वो यहाँ पर काम, कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पर सैलरी बहुत मस्त है मेरी, रहने दो, इससे ज़्यादा काम नहीं करना, अगर मुझे 500 मिल रहा है इसके बदले में 500 का ही काम करूँगा। लेकिन कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे यार 500 मिल रहा है तो मैं 600 का काम करता हूँ, तो उसकी जगह दूसरे लोग आना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वेजेस ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, नए बंदे आएंगे, नए एम्प्लॉयज़ जुड़ेंगे, तो उस जगह पर हम लोग मार्केट का जो सप्लाई का हमारा वेज का मार्केट सप्लाई का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन इंडिविजुअल का ऐसे होता है बैकवर्ड बेंडिंग। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब ये दोनों कर्व यहाँ इंटरसेक्ट किए, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया।
इक्विलिब्रियम मतलब कि जहां पर हाउस होल्ड इतना सप्लाई करना चाहता है, लेबर दैट हाउस होल्ड विश टू सप्लाई इज इक्वल टू लेबर दैट फर्म विश टू हायर, वहां पर इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज वेज डिटर्मिनेशन। सो इसका आज के लिए हम लोग एक और चीज़ करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो हम लोगों ने अभी तक जितनी भी शिफ्टिंग देखी, इसके अंदर हमने देखा एक चीज़ को, हम लोग प्राइस को लेके चल रहे हैं सिर्फ, ऊपर से लेकर अभी तक हमने इनविजिबल हैंड देखा, वहाँ पर भी प्राइस की बात की, हमने वेज डिटर्मिनेशन की, वहाँ पर भी हमने प्राइसेस की बात की, वेजर की रेट वेज की बात की। अब हम देखेंगे शिफ्ट कब होता है डिमांड। हमने पढ़ा था शिफ्टिंग का मतलब होता है राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये पढ़ा था हम लोगों ने, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा हमारा डिमांड के अंदर या सप्लाई के अंदर। सो ये कब होता है, जब ये होगा, इसका मतलब है कि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आया, मतलब इनकम बढ़ा है, इनकम में चेंज आया, नंबर ऑफ फर्म्स में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, दोनों के अगर फैक्टर याद हैं तभी इस चीज़ को आप समझ पाओगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस चीज़ को देख के आओ, पहले ऊपर से निकलेंगी बड़ी बातें। देखो हमने पढ़ा था फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड में क्यों चेंजेस आते हैं सप्लाई में। एक होता है प्राइसेस, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक ही डिमांड। एक होता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कब आती है, जब अदर फैक्टर्स में चेंज आए, डिमांड के फैक्टर्स अलग हैं, सप्लाई के फैक्टर्स अलग हैं। तभी हम देखेंगे कि कभी कभी डिमांड कर्व नहीं शिफ्ट होगा, कभी कभी सप्लाई कर्व नहीं शिफ्ट होगा। तो फैक्टर्स को ध्यान में रखना है हम लोगों ने, ठीक है। हाउएवर विद दीज चेंजेस फैक्ट सप्लाई और द डिमांड कर्व यहाँ बोथ शिफ्ट करेंगे, यहाँ एक ही शिफ्ट करेगा, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी भी शिफ्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक कर्व भी शिफ्ट करे तो हमारा डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा तो फर्क आएगा ना यार, इक्विलिब्रियम पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो इसके अंदर हम लोग को ध्यान से देखना। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन देख लो, एक होती है वायबल इंडस्ट्रीज, एक होती है नॉन वायबल इंडस्ट्रीज। वायबल इंडस्ट्रीज वन जिनका आप लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट आउट कर सकते हो, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई भी। लेकिन एक होती है नॉन वायबल इंडस्ट्रीज, वहाँ पर आप लोग नॉन वायबल के अंदर आप लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं देख पाते हो, डिमांड और सप्लाई कभी इंटरसेक्ट करती नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने अपना जो, जैसे इंडिया जो है वो काफ़ी प्लेस बाहर से इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर तो उसकी सप्लाई है नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सप्लाई कर्व है ना वो हमेशा ऊपर रहता है डिमांड कर्व से, सप्लाई कर्व हमेशा ऊपर रहता है डिमांड कर्व से। द डिमांड एंड सप्लाई कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, द सप्लाई कर्व लाइज अबव द डिमांड कर्व। जैसे इंडिया के अंदर हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई ऊपर रहती है इसी वजह से। सो डिमांड शिफ्टिंग क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। आज हम लोग सिर्फ डिमांड शिफ्टिंग करेंगे। देखो नॉर्मल सी चीज़ देखो, पहले एक ही कर देखो, डिमांड शिफ्ट कब करेगा, जब नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा ये, अगर मैं बोलूँ नॉर्मल इक्विलिब्रियम ये आ गया, यहाँ पर भी है, देखो ये P0 था, ठीक है, ये देखो हमारा, पहले हम लोग एक बार इसको ना मैं खुद ही कराता हूँ, छोड़ो इसको, यहाँ से आप समझने लगोगे ना टाइम लगेगा। चलो ध्यान से समझो, ये मैं बना रहा हूँ डिमांड कर्व D0, ये मैं बना रहा हूँ सप्लाई कर्व S0। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिले, मतलब कि प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हुआ क्या है, डिमांड में मेरी शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ पहले मैं, दोनों शिफ्ट देखने हैं, राइट कब होगा लेफ्ट कब होगा। अब मेरा डिमांड में, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, डिमांड मेरी बढ़ गई है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, डिमांड मेरी बढ़ गई, ये देखो D1 हो गया। अब देख रहे पा रहे हो आप लोग, डिमांड मेरी बढ़ गई, और डिमांड फैक्टर्स कौन कौन से चेंज हुए होंगे, समझ लो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, या फिर मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, या मैं बोलता हूँ इनकम इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से मेरा डिमांड चेंज हो जाती है। लेकिन सप्लाई में चेंज नहीं आया, क्योंकि सप्लाई के फैक्टर्स अलग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी कॉन्स्टेंट है, फर्म्स मेरी कॉन्स्टेंट है। याद रखो फैक्टर्स हैं दिमाग में, तभी डिमांड समझ आ रही शिफ्ट हो रही है, लेकिन सप्लाई में शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता, वो इनकम सप्लाई को इफेक्ट नहीं करती है, ये करती है। तो हुआ क्या, इस जगह आप देख पा रहे हो, पहले मेरा इक्विलिब्रियम जो पॉइंट था वो यहां था, अब हुआ क्या, ये पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम का बन गया, Q1 और P1, और इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E से F हो गया। इट मींस जब मेरा डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करता है, मेरा प्राइस भी इंक्रीज होता है और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती है, यही बताता है राइटवर्ड शिफ्ट।
ऑलराइट, कि हाँ भैया सप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ डिमांड में शिफ्ट आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो गई है। यहां तक समझ गए? यही बनाया हुआ है, देखो मार्केट डिमांड कर्व जो है मेरा, देखो यार इसको ना बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इसको स्किप कर दोगे, आगे ऊपर से नहीं निकल रहा, ऊपर से निकल रहा, वापस बैक करो, एक बार वापस पढ़ लो, ज़रूरी है समझना। हमको इफेक्ट देखना है कि हाँ भैया अगर डिमांड राइट में शिफ्ट होती है उस जगह पे क्या होता है। देखो डिमांड राइट पे शिफ्ट हो गई है, उस जगह पे आपने दो चीज़ें देखी, यहाँ पर भी लिखा है राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से क्वांटिटी और प्राइस इंक्रीज हो गया है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर भी डिमांड को मैंने राइट में शिफ्ट किया, प्राइस भी इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है, इसको ध्यान में रख लो। ऑलराइट, अगर इसी जगह मैं बोलता हूं, अब मैं इसी जगह बात करता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आ गया D0 S0, ये इक्विलिब्रियम था E पॉइंट। ऑलराइट, ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी, यहां तक तो सिंपल है। अब हुआ क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, डिमांड मेरी लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। लेफ्ट मतलब इस तरह अंदर की साइड शिफ्ट होगी ना, D1। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, यहां आ गया, मतलब कि मेरा जो नई वाली क्वांटिटी है यहां पर मेरा नया इक्विलिब्रियम आ गया, F पॉइंट यहां पर। इट मीन्स प्राइसेस भी मेरे कम हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गई। इट मीन्स हमको दो चीजें पता चलती हैं सर, दो चीजें क्या, जब भी आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा डिमांड कर्व, ठीक है, उस जगह पे प्राइसेस भी फॉल होंगे और क्वांटिटी भी फॉल करेगी। लेकिन अगर राइट में शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, डी लिख रहा हूं डिमांड कर्व, वहां पर प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं और क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको 3 स्टार मार्क कर लो। ये है सावधान इंडिया वाला पॉइंट, ये छोड़ा, मार्केट इक्विलिब्रियम छोड़ दिया, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। 12th के अंदर आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हायर क्लास में जाते हो आपको यहीं पर ग्राफ नहीं समझ आए ना, कुछ नहीं होगा, तो ग्राफ को समझने की कोशिश करो, सर बना के दे रहे हैं। ऑलराइट, राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, देखो प्राइस ही, देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ ना डिमांड, नया वाला, पहले ये पॉइंट था, अब ये आया, यहाँ देखो प्राइसेस भी गिरे, क्वांटिटी भी गिर गई। ऑलराइट, यहाँ पर आप ये चीज़ को भी नोटिस करो। इस जगह एग्जाम्पल के साथ बताया कि राइज इन इनकम हो जाए, जब मैंने आपको बोला फैक्टर कौन सा है, राइज, ये मैं आपको लिखा हुआ ना, जो आपको मैं लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको फ़ायदा हो यार, आप लोग समझो। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है ना, लाइक करो वीडियो को, आई वांट योर लाइक्स, ठीक है ना। ये देखो, जब हमने बोलते हैं इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, फैक्टर है ना ये भी, तो मतलब कि पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अगर पेपर में बना के आना ऐसे। हुआ क्या है, डिमांड मेरी, इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई, कलर चेंज कर लेता हूं, हुआ क्या है, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई है। इनकम इंक्रीज होने का मतलब है मेरा डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आया, D1 हो गया। अब इसकी वजह से नया पॉइंट ये आ गया, यहां पर हम देख पा रहे हैं प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से, राइट में शिफ्ट हुआ डिमांड। अगर इनकम मेरी फॉल करती तो उल्टा इफेक्ट होता, इनकम अगर फॉल करती, एक ही ग्राफ में बनाएंगे, चलो इनकम मेरी फॉल हो गई, मतलब कि ये हो गया मेरा D2, इनकम फॉल हुई, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, ये देखो P2 और ये आ गया Q2। यहां पर हम देखते हैं प्राइसेस गिर गए और क्वांटिटी भी गिर गई। एक ही ग्राफ में दोनों बना के भी दे सकते हैं, फॉर नीट एंड क्लीन। अगर आपको चाहिए आप 2 ग्राफ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेक श्योर आप एग्जाम में बनाते हो। ऑलराइट, एंड दिस वाज योर पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर आई होप आपको मजा आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सप्लाई को देखेंगे, ठीक है, सप्लाई में क्या होता है आपका, सप्लाई के अंदर कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ऑलराइट, टिल देन मुझे आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कॉमर्स के चीते ध्यान रखो अपना, ये चीज़ों को समझते रहो। ऑलराइट, यही नोट्स आपको मैं इजी वे में लेके आया NCERTs में। एट द एंड ऑफ द, जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके, माइक्रो खत्म हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करके दे दूंगा। ठीक है, टिल देन अपना ध्यान रखो, गुड बाय।